नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, हिमालय की बर्फीली और कंपा देने वाली ऊंचाइयों पर जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, वहां एक ऐसा अदृश्य जियोग्राफिकल जाल बिछा है जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स का भी दम घोट देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, चाइना का सबसे आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तिब्बत के पठार से पूरी ताकत के साथ में रनवे पर उड़ान भरता है, लेकिन हवा में उठते ही उसकी सांसें फूलने लगती हैं। उसके इंजन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसका पेलोड आधा करना पड़ता है और उसकी स्ट्राइक रेंज भी सिकुड़ जाती है। इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ भारत के निचले मैदानी इलाकों के अंदर एक सुखोई 30 MKI या राफेल फाइटर जेट अपने पूरे 8 टन के भारी भरकम पेलोड और घातक मिसाइलों के साथ में दहाड़ता हुआ उठता है और चंद मिनटों के अंदर उन दुर्गम चोटियों को पार करके ड्रैगन के एयरबेस पर मंडराने लगता है। तो आखिर दोस्तों, तिब्बत के आसमान में ऐसा क्या है जिसने 3500 से ज्यादा लड़ाकू विमान रखने वाले चाइना को खौफ के अंदर डाल दिया है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 3500 से ज्यादा फाइटर जेट्स और सो कोल्ड 6th जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी का दम भरने वाला चाइना आसमान में भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर क्यों है? आखिर हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के अंदर ऐसा कौन सा जियोग्राफिकल ट्रैप या मौत का कुआं छिपा हुआ है जहां एंट्री करते ही चाइना के सबसे खूंखार लड़ाकू विमान कांपने लगते हैं और उनकी ताकत हवा में ही वाष्प बनकर के उड़ जाती है? क्या ये सिर्फ कुदरत का करिश्मा है या भारत की कोई बेहद खुफिया और अजय रणनीति जिसे देख करके आज अमेरिका और रसिया के भी कान खड़े हो गए हैं? जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 सालों तक राज किया और जिस फ्रांस से हम खुद करोड़ों डॉलर्स के राफेल फाइटर जेट्स खरीदते हैं, आखिर भारत ने रातों रात वायुसेना की ताकत में उन्हें भी कैसे पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो आज दुनिया भर के डिफेंस थिंक टैंक्स की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री मॉनिटरिंग एजेंसी की एक ऐसी खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है जिसने चाइना के रक्षा मंत्रालय के अंदर भूचाल ला दिया है। दोस्तों, हाल ही के अंदर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने अपनी ग्लोबल एयर पावर्स की रैंकिंग जारी की है और इस लिस्ट के अंदर मिलिट्री वर्ल्ड के सारे पुराने इक्वेशंस को एक झटके के अंदर तबाह करके रख दिया है। दोस्तों, इस रैंकिंग के अंदर अमेरिका और रसिया के बाद में सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना का नाम आ चुका है। वो देश के हिसाब से तीसरी और वायुसेनाओं के पावर के हिसाब से छठी ताकतवर फोर्स के रूप में अपनी जगह बना चुकी है। और सबसे बड़ा झटका यह है कि इस लिस्ट में 3500 फाइटर जेट वाले चाइना का नंबर 7वां है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिसके पास में 1700 या फिर 2000 के करीब एयरक्राफ्ट्स हैं, वो 3500 एयरक्राफ्ट वाले देश से ताकतवर कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है उस सीक्रेट फॉर्मूले की जिसे TVR यानी ट्रू वैल्यू रेटिंग कहा जाता है। दुनिया अब तक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के जैसे पुराने और घिसे पिटे पैमानों पर सेना को तोलती थी, जहां सिर्फ हथियारों की गिनती हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ लोहे और बारूद की गिनती से नहीं होता है। WDMMA का TVR स्कोर ये नहीं देखता है कि आपके पास में कितने प्लेन्स हैं, बल्कि ये देखता है कि आपके प्लेन कितने मॉडर्न हैं, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा है, उनके अंदर हथियारों का कॉम्बिनेशन कितना घातक है और सबसे बड़ी बात, क्या आपके पास में युद्ध के मैदान में उन्हें ऑपरेट करने का असली तजुर्बा है या फिर नहीं। दोस्तों, इसी ट्रू वैल्यू रेटिंग ने चाइना के कागजी शेर की असली हैसियत दुनिया के सामने ला करके रख दी है। इस गेम को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस घमंड की बात करनी होगी जो दशकों तक यूरोप के सिर पर चढ़ करके बोला करता था। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जो हमेशा से खुद को एविएशन टेक्नोलॉजी का बादशाह मानते थे, आज भारत से पीछे कैसे छूट गए हैं? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है जरूरत और खतरे का स्केल।
दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश नेटो के छाते के नीचे बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर उन पर कोई आंच आई तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ में उन्हें बचाने आ जाएगा। दोस्तों इस स्ट्रेटेजिक आलस ने उनकी वायुसेनाओं को सिकोड़ करके रख दिया है। उनके पास में तकनीक जरूर है लेकिन फ्लीट का साइज बहुत छोटा है। दूसरी तरफ भारत की जियोपॉलिटिकल हकीकत एकदम से अलग और बेहद खतरनाक है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो एक ही समय के अंदर 2 न्यूक्लियर हथियारों से लैस और आक्रामक पड़ोसियों के साथ में हजारों किलोमीटर का एक्टिव बॉर्डर शेयर करता है। इसे मिलिट्री की भाषा में ट्रू फ्रंट वॉर थ्रेट कहा जाता है। भारत को अपनी रक्षा करने के लिए किसी नेटो की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने खुद को ऐसी वॉर मशीन के अंदर तब्दील कर दिया है जो किसी भी वक्त किसी भी मौसम के अंदर दोनों मोर्चों पर एक साथ तबाही मचाने का मादा रखती है। दोस्तों भारतीय वायुसेना का आकार, हमारे बेड़े के अंदर मौजूद विमानों की विविधता और हमारे पायलट्स की हर रोज की कॉम्बैट रेडीनेस फ्रांस और ब्रिटेन से कहीं ज्यादा विशाल और प्रैक्टिकल है। लेकिन दोस्तों असली कहानी तो चाइना के साथ में शुरू होती है। चाइना अपने 5th जनरेशन के J-20 और J-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाता है। आए दिन ग्लोबल टाइम्स के अंदर चाइना के नए जेट्स की चमकती हुई तस्वीरें छपती हैं, लेकिन युद्ध कभी भी PR कैंपेन या फिर सोशल मीडिया के वीडियो से नहीं लड़ा जा सकता है। चाइना की इस सो कोल्ड अजेय ताकत के सामने खड़ा है भारत का वो अजेय जियोग्राफिकल ट्रैप, जिसे पार कर पाना भौतिक विज्ञान के नियमों के बिल्कुल अगेंस्ट में है। इसे बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। चाइना के जितने भी एयरबेसेज भारत के खिलाफ एक्टिव हैं वो सभी के सभी तिब्बत के प्लेट्यू पर मौजूद हैं। फिर वो चाहे होटान हो, गारगुंसा हो या शिगात्से जैसे ये चाइनीज एयरबेस समुद्र तल से 10,000 से लेकर के 14,000 फीट की हाइट के ऊपर मौजूद हैं और यही वो ऊंचाई चाइना के लिए सबसे बड़ा काल बन गई है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का घनत्व यानी कि एयर डेंसिटी बहुत कमजोर होती है। एरोडायनेमिक्स का सीधा सा रूल है कि हवा जितनी पतली होगी फाइटर जेट के इंजन को उतना ही कम ऑक्सीजन मिलेगा और वह उतना ही कम थ्रस्ट पैदा करेगा। इसका खौफनाक नतीजा ये होता है कि जब चाइना का J-20 या कोई भी एडवांस फाइटर जेट तिब्बत के एयरबेस से उड़ान भरता है तो वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है। अगर वो पूरी तरह से फ्यूल को भर लेगा तो उसे अपने वेपन्स और मिसाइलें कम करनी पड़ेंगी। अगर वो फुल हथियार लोड करेगा तो उसे फ्यूल कम करना पड़ेगा। इससे उसकी रेंज सिर्फ कुछ किलोमीटर की रह जाएगी, यानी कि तिब्बत की ऊंचाई पर आते ही चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट पेलोड और मारक क्षमता के मामले में किसी 3rd जनरेशन के पुराने जहाज जैसा अपाहिज हो जाता है। अब दोस्तों इसके ठीक उलट भारत के जियोग्राफिकल एडवांटेज को देखिए। भारतीय वायुसेना के ज्यादातर फ्रंटलाइन एयरबेसेज जैसे कि तेजपुर, हासिमारा, अंबाला, बरेली या आदमपुर मैदानी और निचले इलाकों के अंदर मौजूद हैं। यहाँ हवा का प्रेशर एकदम से परफेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि भारत का राफेल या सुखोई 30 MKI अपने बेस से 8 से 9 टन का फुल वेपन पेलोड और फुल फ्यूल टैंक लेकर के उड़ान भर सकता है। हमारे जेट्स मैदानी इलाकों के अंदर अपनी पूरी ताकत के साथ में टेक ऑफ करते हैं और मिनटों के अंदर हिमालय की चोटियों को पार करके तिब्बत के अंदर तक चाइनीज ठिकानों को शमशान बनाने की ताकत रखते हैं। चाइना के पास में दोस्तों इस नेचुरल पेनल्टी का कोई भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं है। दोस्तों हिमालय ने हमेशा से हमारी रक्षा की है, लेकिन दोस्तों आज के मॉडर्न वॉरफेयर में यही हिमालय सपोर्ट के तौर पर भारतीय वायुसेना के साथ में खड़ा है और चाइना के लिए एक ऐसा साइलेंट किलर बन गया है जो बिना एक भी गोली चलाए चाइना की आधी एयरफोर्स को जमीन पर ही पैरालाइज कर देता है। दोस्तों सिर्फ भूगोल ही नहीं, आसमान में असली फर्क वो इंसान पैदा करता है जो इस मशीन को उड़ा रहा होता है। क्या आपको पता है कि चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि PLA-AF ने पिछले 45 सालों के अंदर एक सिंगल जंग भी नहीं लड़ी है। साल 1979 के वियतनाम वॉर के बाद से चाइनीज पायलट्स ने असली युद्ध का मैदान तक नहीं देखा है। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स और पेंटागन की रिपोर्ट साफ बताती हैं कि चाइनीज पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होती है।
उनके कमांडर्स जमीन से जो डायरेक्शन देते हैं, पायलट हवा में सिर्फ उन्हें फॉलो करते हैं। उनके पास में डायनेमिकली सिचुएशंस या फिर अचानक बदले हुए हालातों के अंदर खुद फैसले लेने की कैपेसिटी ना के बराबर होती है। वो आसमान में अपना योद्धा नहीं बल्कि सिर्फ एक वीडियो गेम खेल रहे होते हैं जहां सब कुछ पहले से प्रोग्राम्ड होता है। अब दोस्तों, उनके सामने भारतीय पायलट्स का प्रोफाइल देखिए। दुनिया भारतीय वायुसेना के पायलट्स को खूंखार और बैटल हार्डेंड वॉरियर्स मानती है। भारत के पास में करगिल युद्ध के ऑपरेशन सफेद सागर का वो अनुभव है जहां दुनिया के अंदर पहली बार इतनी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर कॉम्बैट ऑपरेशंस किए गए थे। भारत के पास में बालाकोट एयर स्ट्राइक का वो लाइव एक्सपीरियंस है जहां दुश्मन के रडार्स को अंधा करके उसके घर में घुस करके तबाही मचाई गई थी। अमेरिका का सबसे खतरनाक और मुश्किल हवाई युद्धाभ्यास जिसे रेड फ्लैग कहा जाता है, उसमें जब भारतीय वायुसेना के सुखोई ने हिस्सा लिया था तो अमेरिकी जनरल्स भी भारतीय पायलट्स की आक्रामक डॉग फाइट टैक्टिक्स देख करके हैरान रह गए थे। भारतीय पायलटों की रगों में जो टैक्टिकल ऑटोनॉमी और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट दौड़ता है वो चाइना के किसी भी मैनुअल के अंदर नहीं लिखा है। एक डॉग फाइट के दौरान जब सेकंड के 100वें पार्ट के अंदर फैसला लेना होता है तब चाइना का सिस्टम क्रैश हो सकता है, लेकिन भारतीय पायलट वहां बाजी मार लेते हैं। और दोस्तों, हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी दुनिया ने देखा है कि किस लेवल पर भारत के पायलट्स ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई है। यानी कि भारतीयों का अनुभव आप देख सकते हैं कि 1 साल तक अपडेटेड है, लेकिन उनका 45 साल पुराना है और 45 साल के अंदर 2 जनरेशन्स निकल चुकी होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास में वॉर का एक्सपीरियंस है ही नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस अदृश्य कहर की जिसने चाइना के छद्म स्टील्थ नेटवर्क को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। भारतीय वायुसेना की ताकत सिर्फ बाहर से खरीदे गए जहाजों के अंदर नहीं है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों, खास करके डीआरडीओ ने इन जहाजों के अंदर जो डेडली प्रोग्रामिंग और हथियारों का कॉम्बिनेशन सेट किया है वो दुनिया के किसी के पास में नहीं है। राफेल के अंदर मौजूद मेट्योर मिसाइल की बात तो सब करते हैं, लेकिन असली गेम चेंजर है हमारा अपना अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, चाइना अपने रडार्स और एयर डिफेंस का बहुत ज्यादा घमंड दिखाता है, लेकिन भारत ने अपने सुखोई 30 MKI को ब्रह्मोस के साथ में इंटीग्रेट करके एक ऐसा मॉन्स्टर तैयार कर दिया है जिसका कोई भी सानी नहीं है। आज भारतीय वायुसेना का सुखोई बिना LAC को या LOC को पार किए अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही 400 किलोमीटर दूर बैठे चाइना के कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशंस या रनवे को पलक झपकते ही मलबे के अंदर बदल सकता है। ब्रह्मोस की मैक 3 की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि जब तक चाइना के रडार्स उसे डिटेक्ट करेंगे तब तक तो तबाही मच चुकी होगी। इसके साथ ही दोस्तों, आसमान पर राज करने के लिए डीआरडीओ का अस्त्रा मिसाइल प्रोग्राम भारतीय वायुसेना को एक नया और खौफनाक आयाम दे रहा है। अस्त्रा एक स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के जहाज को विजुअल रेंज के बहुत दूर से ही लॉक करके खत्म कर सकती है। जब भारत का अपना उत्तम आईएसआर रडार और अस्त्रा मिसाइल एक साथ में काम करते हैं तो चाइना का कोई भी जे सीरीज का फाइटर जेट सुरक्षित नहीं बच सकता है। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। दुनिया का कोई भी देश, यहां तक कि अमेरिका का अपाचे भी 15,000 फीट की हाइट पर पूरा का पूरा पेलोड लेकर के उस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकता है जिस तरह से हमारा स्वदेशी प्रचंड कर सकता है। दोस्तों, सियाचिन और पूर्वी लद्दाख की उन बर्फीली और ऑक्सीजन विहीन चोटियों के लिए ही भारतीय वैज्ञानिकों ने विशेष तौर पर इस हंटर को डिजाइन किया हुआ है जो चाइनीज टैंक्स और बंकरों के लिए काल बन चुका है। और दोस्तों, इन्हीं हथियारों के साथ में बहुत सारे जो बाकी वेपन्स थे उनका पावर प्ले भी हमारे लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था, जब हमने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा करके रख दी थी। उनके एक साथ 11 से ज्यादा बेसिस को तबाह कर दिया था। जो भी वहां पर आतंकवादियों के अड्डे थे वो हमने भारत की सीमा में रहते ही उनको तबाह कर दिया था। और आज दुनिया देख पा रही है कि भारत ने अपनी सीमाओं के अंदर रहते ही पाकिस्तान के अवैक्स को 400 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस से ही उड़ा करके रख दिया था। तो ये भारत की वो पावर थी जिसको आज दुनिया देख पा रही है। यानी ये एयरफोर्स की ओरिजिनल
प्ले थी जिसको दुनिया ने डिकोड किया है। दोस्तों इस पूरी ग्लोबल पावर प्ले के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक देश पूरी तरह से नक्शे से ही गायब हो चुका है और वो है पाकिस्तान। एक टाइम था दोस्तों जब पाकिस्तानी वायुसेना अपनी अमेरिकी F-16 की बदौलत भारत को आंखें दिखाया करती थी, लेकिन आज इस टॉप 10 की सीरीज के अंदर उसका नाम तक नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान का एक वर्चुअल खात्मा रातों रात नहीं हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से अपनी टेक्निकल ग्रिड को काफी ज्यादा अपग्रेड किया है, उसने पाकिस्तानी एयरफोर्स को उसकी अपनी ही सरहदों के अंदर कैद करके रख दिया है। पाकिस्तान के पास में सबसे बड़ी कमी है रणनीतिक गहराई यानी कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का ना होना। पाकिस्तान का भूगोल इतना ज्यादा सकरा है कि भारत के राफेल और सुखोई अपनी सीमा में रहकर के ही पाकिस्तान के एयर स्पेस को डोमिनेट कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने ये देखा भी है। दोस्तों आज हालात ये हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी F-16 गलती से भी उड़ान भरता हुआ दिख जाता है तो उसे टेक ऑफ करते ही भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि S-400 और अवेक्स तुरंत ही ट्रैक कर लेते हैं। पाकिस्तान की खस्ता हाल इकोनॉमी ने वैसे ही उनके विमानों की उड़ानों को सीमित कर दिया है। स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी है और इनके पायलट्स के फ्लाइंग आवर्स तेजी से गिर रहे हैं। दोस्तों भारत के लिए पाकिस्तान अब कोई रणनीतिक खतरा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बॉर्डर मैनेजमेंट की समस्या बनकर के रह गया है, जिसे भारत अब जब चाहे अपने जूतों तले कुचल सकता है। लेकिन ये सब कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे भारत सरकार की वो साइलेंट और एग्रेसिव पॉलिसी काम कर रही है, जिसने रक्षा मंत्रालय के दशकों पुराने जंग लग चुके सिस्टम को उखाड़ फेंका है। डोकलाम और गलवान की घटनाओं ने दिल्ली के सत्ता के गलियारों के अंदर बैठे नीति निर्माताओं को यह समझा दिया है कि चाइना के साथ में युद्ध अब दूर की संभावना नहीं है, बल्कि एक पल पल की हकीकत है। और इसी खतरे को भांपते हुए मोदी सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने आज भारतीय वायुसेना को एक ग्लोबल बवंडर बना करके रख दिया है। दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव था इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर का, जहां पहले सेना को एक स्पेयर पार्ट मंगवाने के लिए सालों तक फाइलों के चक्कर लगवाने पड़ते थे, वहीं मोदी सरकार ने सेना के कमांडर्स को सीधे 300 करोड़ रुपए तक की फास्ट ट्रैक इमरजेंसी खरीद के अधिकार दे दिए हैं। इस एक फैसले ने चमत्कार कर दिया है। इजराइल से स्पाइस बॉम्ब, फ्रांस से हैमर मिसाइलें, रसिया से ईगला सिस्टम और दुनिया भर से एडवांस ड्रोन रातों रात सीधे भारतीय एयरबेस पर उतरने लगे हैं। इसके साथ ही LAC पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया गया है, उसने चाइना की रातों की नींद को हराम करके रख दिया है। दोस्तों दौलत बेग ओल्डी और न्योमा जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जो कभी सिर्फ धूल भरे मैदान हुआ करते थे, आज उन्हें फुल्ली ऑपरेशनल फॉरवर्ड एयरबेसिस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। न्योमा के अंदर सिर्फ 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर फाइटर जेट्स के लिए नया रनवे तैयार हो रहा है। और इसका मतलब समझते हैं दोस्तों आप, चाइना जिस हाई एल्टीट्यूड एडवांटेज का सपना देखा करता था, भारत ने उसके ठीक सामने उनकी नाक के नीचे अपने अपाचे, चिनूक और C-17 ग्लोबमास्टर खड़े कर दिए हैं। भारत का लॉजिस्टिकली सप्लाई चेन अब इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि युद्ध की स्थिति में हिमालय की चोटियों पर बैठे हमारे जवानों तक भारी तोपें और रसद मिनटों के अंदर पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, उसने एक नई आग को पैदा कर दिया है। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, जो कि 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर ले चुका है, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि भारत के स्वदेशी एविएशन इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। भारत अब सिर्फ विदेशी हथियारों का खरीदार नहीं रहना चाहता है, बल्कि एम का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में भारत बहुत तेजी के साथ में अपने खुद के 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ आगे बढ़ चुका है। फ्रांस के साथ में लगातार बातचीत हो रही है और जेट इंजन मिलते ही इस 6th जनरेशन के ऊपर भी कामकाज स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ स्वदेशी हथियारों से ही लड़े और जीते जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव जो भारत ने किया है, वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS की नियुक्ति और थिएटर कमांड्स की तरफ बढ़ते हमारे कदम। पहले हमारी वायुसेना, थल सेना और नौसेना अलग अलग युद्ध लड़ा करती थी, लेकिन आज एक ही इंटीग्रेटेड वॉर मशीन के अंदर वो कन्वर्ट हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना अब सिर्फ आसमान की रखवाली नहीं करती है, बल्कि वो थल सेना के एडवांस ऑपरेशंस और नौसेना की मैरीटाइम स्ट्राइक्स के साथ में पूरी तरह से सिंक होकर के काम करती है।
जब हिंद महासागर के अंदर नौसेना का युद्धपोत आगे बढ़ता है तो आसमान में सुखोई उसे कवर देता है। जब लद्दाख में सेना आगे बढ़ती है तो ऊपर से प्रचंड हेलीकॉप्टर उनका रास्ता क्लियर करता है। और यही वो जॉइंट मैग्नेशिप है जिसे आज चाइना का पीएलए खौफ खा रहा है। दोस्तों, WDMMA की ये रिपोर्ट सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये बदलती हुई ग्लोबल ऑर्डर का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब किसी भी देश से आंखें झुकाकर के बात नहीं करेगा। दुनिया की छठी सबसे बड़ी ताकत और ताकतवर वायुसेना का खिताब इस बात की गुहार है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब एक नई हकीकत बन चुकी है। और बड़ी बात यह है कि देश के हिसाब से भारत इसके अंदर तीसरे नंबर पर है, यानी कि शुरुआती 4 स्थानों तक तो केवल अमेरिका बना हुआ है, उनकी फोर्सेज बनी हुई हैं, उसके बाद में रसिया है और उसके बाद सीधा भारत है। दोस्तों, चाइना चाहे जितनी मर्जी कागज के शेर बना ले, चाहे जितनी मर्जी J20 के वीडियोज रिलीज कर दे, लेकिन जब बात असली वॉर की आएगी, जब बात आसमान में वर्चस्व की आएगी, तो हिमालय के उस पार बैठे दुश्मनों को भी पता है कि उनका सामना किस बवंडर से होने वाला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वॉर के अंदर चाइना को फायदा मिला था, यानी कि 1962, उस वॉर के अंदर भारत ने इसी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, जो भारत की सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त हमारी एयरफोर्स बहुत ज्यादा एडवांस थी, चाइना से हम कहीं आगे थे, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक गलती की वजह से, उस वक्त नेहरू गवर्नमेंट की इंटरनल गलतियों की वजह से भारत वो 1962 के वॉर में पीछे नुकसान झेल गया। लेकिन दोस्तों, आज का भारत वो नुकसान झेलने वाला नहीं है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिस अमेरिका के हथियारों का पूरी दुनिया के अंदर डंका बजता है, आज वही अमेरिका भारत के साथ में मिलकर के जेट इंजन बनाने की डील कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका की वो GE जो तेजस के इंजन देने के अंदर आनाकानी कर रही थी, वो अब अपना एडवांस 414 इंजन भारत के अंदर बनाने को लेकर के डील करने को आमादा है। ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। दोस्तों, अमेरिका भी ये जान चुका है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के विस्तारवाद को अगर कोई एक ताकत रोक सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। भारत आज ग्लोबल सप्लाई चेन से निकल कर के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक के अंदर खुद को एक विश्वसनीय और शक्तिशाली विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात पर भारत ने जो अपने मोहरे सेट किए हैं वो लॉन्ग टर्म गेम का हिस्सा हैं। भारत जानता है कि आने वाले टाइम के अंदर युद्ध सिर्फ मिसाइलों और जहाज़ों से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डोमेन और स्पेस के अंदर लड़े जाएंगे। और इसलिए भारतीय वायुसेना अब खुद को एक एरोस्पेस फोर्स के अंदर कन्वर्ट कर रही है। दोस्तों, CATS वॉरियर जैसे अनमैन्ड विंगमैन प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, जहां एक फाइटर जेट के साथ में कई सारे ड्रोन हवा में उड़ेंगे और दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर देंगे। दोस्तों, ये भविष्य का वो युद्ध है जिसकी तैयारी आज के भारत ने बंद कमरों में शुरू भी कर दी है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से चाइना के खिलाफ अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए? क्या भविष्य में भारत अमेरिका और रसिया को भी पीछे छोड़ सकता है? दोस्तों, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। साथ ही दोस्तों, भारत की वायुसेना ने जो इतना बड़ा अचीवमेंट गेन किया है, उसके लिए जय हिंद तो बनता है। नमस्कार दोस्तों।